वेलकम बैक। तो डिस्कशन चल रही थी एल्गोरिथम के बारे में। आज हम बात करेंगे एग्जांपल नंबर 8 और एग्जांपल नंबर 9 के हवाले से। एग्जांपल नंबर 8 में हम ये देखेंगे कि किस तरह से अगर आपके पास टेम्परेचर की वैल्यू है सेल्सियस में, तो आप उसको फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड वाइस वर्सा। मतलब अगर आपके पास फ़ारेनहाइट में वैल्यू है तो आप उसको सेल्सियस में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सिंपल सा तरीकाकार है जिसको हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं। तो लेट्स सी एग्जांपल नंबर 8 में सबसे पहले जैसे हम किसी भी एल्गोरिथम में करते हैं, हमने एल्गोरिथम को क्या किया, स्टार्ट किया। उसके लिए हमने जो नोटेशन यूज़ की, स्टार्ट नोटेशन यूज़ की स्टेप नंबर 1 में। स्टेप नंबर 2 में हमने कहा कि अगर यूज़र अगर कन्वर्ट करवाना चाह रहा है सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, तो हमें उस सूरत में सेल्सियस की वैल्यू चाहिए इनपुट के तौर पे। ठीक है, तो यूज़र हमें सेल्सियस की वैल्यू प्रोवाइड करेगा। उसकी बेस पे हम ये करेंगे कि यहाँ पे फर्दर उसको प्रोसीड करेंगे। तो इनपुट के तौर पे हमें सेल्सियस की वैल्यू चाहिए, या इसी तरह से अगर यूज़र ने फ़ारेनहाइट की वैल्यू कन्वर्ट करवानी है, तो इनपुट के तौर पे हमें जो वैल्यू रिक्वायर्ड है वो फ़ारेनहाइट की वैल्यू रिक्वायर्ड है। तो पहले हम सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट देख लेते हैं। तो स्टेप नंबर 3 में हमने कहा सेट फ़ारेनहाइट टू, आगे हमने फार्मूला लिख दिया सेल्सियस मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 5। ठीक हो गया। तो इसमें हमारे पास +32, ये ओवरऑल उसका जो एक्सप्रेशन है आपको पता है, ये सॉल्व होगा तो सेट नोटेशन की वजह से यहाँ जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो फ़ारेनहाइट में जाके स्टोर होना है। तो यहाँ पे हम इसका फार्मूला लिख लेते हैं वर्किंग शो करने के लिए। फ़ारेनहाइट, ये आ जाएगा हमारे पास सेल्सियस मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 5 +32। ठीक है जी। और आउटपुट में हम क्या डिस्प्ले करेंगे, आउटपुट में हम डिस्प्ले करेंगे फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये वैल्यू हमें आउटपुट में फाइनली डिस्प्ले करवानी है। तो अब ये एक सिंपल सा इसका सेगमेंट है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि ये जो एक एल्गोरिथम नंबर 8 है, इसका फर्स्ट 4 स्टेप ये पार्ट ए है और लास्ट 4 स्टेप ये पार्ट बी है। तो फर्स्ट स्टेप में वो सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट कन्वर्ट कर रहा है। तो सपोज करें कि यूज़र यहाँ पे सेल्सियस की जो वैल्यू है वो आपको प्रोवाइड करता है 5। ठीक है, अच्छा उसके बाद आप यहाँ पे आते हैं, कैलकुलेशन होती हैं, तो सेल्सियस की जगह पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, 5 को 9 से मल्टीप्लाई करेगा तो 9 मल्टीप्लाई बाय 5, ये आ जाएगा हमारे पास 45। अच्छा 45 को जब ये 5 पे डिवाइड करेगा तो ये हमारे पास आ जाएगा, आ, ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 9। ठीक है, 9 + 32, 9 + 32 हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा फाइनल, 41। तो रिजल्ट आ गया जी 41। चलें, ये एक्सप्रेशन सॉल्व होगा। इस एक्सप्रेशन के सॉल्व होने के बाद जो फाइनल वैल्यू आएगी वो किस में स्टोर होनी है, फ़ारेनहाइट में। तो वो हमने फ़ारेनहाइट में स्टोर करवा ली, और बाद में इसी वैल्यू को हमें क्या करना है, आउटपुट में डिस्प्ले करवा देना है। तो आउटपुट में फ़ारेनहाइट की जो वैल्यू है वो डिस्प्ले करवा दी जाएगी। तो ये तो हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 8 का, आप कह सकते हैं पार्ट ए, जिसमें हमने सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट किया है, सिंपल। अब हम ऐसा करते हैं कि इसी को आगे फर्दर कॉपी करके इसका जो सेकंड सेगमेंट है इसी एग्जांपल का, उसको समझने की कोशिश करते हैं। यानी कि पार्ट बी जो कि स्टेप नंबर 5 से स्टार्ट हो रहा है। तो स्टेप नंबर 5 में सबसे पहले आपने इनपुट के तौर पे क्या लेनी है, वैल्यू फ़ारेनहाइट की आपको वैल्यू चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इनपुट के तौर पे हमें वैल्यू रिक्वायर्ड है टेम्परेचर की फ़ारेनहाइट में। उसके बाद आपने फार्मूला इम्प्लीमेंट करना है फ़ारेनहाइट का, तो वो हमने यहाँ पे फार्मूला इम्प्लीमेंट किया। हम यहाँ पे लिखेंगे सेल्सियस इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा फ़ारेनहाइट -32 और मल्टीप्लाई बाय 5/9। ठीक है जी। तो ये हमारे पास फार्मूला आ गया। अब ये हम बात पहले भी कर चुके हैं कि स्टेप नंबर 6 में जो भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ये एक्सप्रेशन सॉल्व होने के बाद जो इसका फाइनल रिजल्ट है वो कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, सेल्सियस में, सेट नोटेशन की वजह से। तो अब उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो आउटपुट है वो हमें डेफिनेटली डिस्प्ले करवानी है किस फॉर्म में, सेल्सियस की फॉर्म में। तो यहाँ पे आउटपुट में क्या आ जाएगा, सेल्सियस। तो ये तो होगी इसकी एक जेनेरिक फॉर्म प्रॉब्लम एनालिसिस के लिए ना। तो अब हम इसको ज़रा देखते हैं। सपोज करें यूज़र फ़ारेनहाइट की वैल्यू प्रोवाइड करता है
हम कोई भी वैल्यू सपोज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यूज़र ने टेम्परेचर एंटर किया और उसमें उसने लिखा 50, ठीक है। यूज़र ने वैल्यू प्रोवाइड की, उसके बाद ये एक्सप्रेशन आके सॉल्व होगी, यहाँ पे आ जाएगा 50। तो 50 माइनस 32 रिजल्ट क्या आएगा 18। तो ये सॉल्व होके यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 18। क्लियर होगी बात। अच्छा उसके बाद 5 डिवाइडेड बाय 9 रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास 0.55। यही जो 0.55 है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 18 से, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 10.0001। तो हम कह सकते हैं अप्रोक्सीमेटली रिजल्ट आया 10, यानी फ़ारेनहाइट में अगर 50 टेम्परेचर हो तो सेल्सियस में 10 डिग्री सेल्सियस बनेगा। तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा सेल्सियस में, उसको हमने यहाँ पे आउटपुट में डिस्प्ले करवा देना है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एक ऐसी प्रॉब्लम का एल्गोरिथम क्रिएट कर सकते हैं जिसमें आपने फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में या सेल्सियस को कन्वर्ट करना हो, किस केस में, फ़ारेनहाइट के केस में। अच्छा अब हम मूव कर रहे हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, जो कि एग्जांपल नंबर 9 है। तो एग्जांपल नंबर 9 में हम देखते हैं, इसका एनालिसिस करते हैं। अच्छा एग्जांपल नंबर 9 की ख़ास बात ये है कि इसमें जो कंडीशनल फ्लो है वो, यानी कि उसके लिए हम नोटेशन यूज़ कर रहे थे इफ़ एल्स, और इसके साथ साथ इफ़ एल्स के साथ जो इस्तेमाल हो रहा है रेपिटिशन के लिए गो टू स्टेटमेंट, जो अभी तक हमने किसी एग्जांपल में इस्तेमाल नहीं की, वो दोनों चीज़ें एक साथ इस्तेमाल हो रही है। तो ये ज़रा आपने इसको तवज्जो से समझना है। अच्छा एग्जांपल नंबर 9 में वो कह रहा है फाइंड इवन नंबर्स इन इंटीजर्स ranging from n1 to n2 where n2 is greater than n1। यानी कि यूज़र आपको दो नंबर्स प्रोवाइड करेगा n1 और n2, और साथ में उसने एक कंडीशन लगा दी कि n1 और n2, उसमें n2 जो है वो हमेशा ग्रेटर देन n1 होगा। आपने ये करना है कि उस रेंज में इंटीजर्स प्रोवाइड करने हैं, ठीक है। इंटीजर्स के वो सेगमेंट्स, वो वैल्यूज़ जो इवन है वो आपने प्रोवाइड करनी है। जैसे आपको याद होगा फ्लो चार्ट में हमने लास्ट फ्लो चार्ट किया था जिसमें ओड नंबर्स की हम रेंज प्रोवाइड कर रहे थे। तो ये उसी तरह से रेपिटेशन का एक स्नैरियो है हमारे पास, और इसमें हमने देखना है कि हम इसको किस तरह से फ्लो चार्ट के केस में अगर ये चीज़ आ जाए तो हम इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले पहले की तरह हम यहाँ पे देखेंगे कि हमें इनपुट के तौर पे क्या रिक्वायर्ड है। तो हमें यहाँ पे इनपुट के तौर पे वही दो नंबर्स चाहिए। स्टेप नंबर 1 में हमने इसको स्टार्ट किया है एल्गोरिथम को। स्टेप नंबर 2 में हमने कहा कि दो नंबर्स हमें यूज़र जो है वो इनपुट के तौर पे प्रोवाइड करे। तो यहाँ पे दो नंबर्स आ जाएंगे इनपुट में n1 और n2, यानी जो भी यूज़र नंबर प्रोवाइड करेगा वो यहाँ पे आके स्टोर हो जाएंगे। प्रोसेस आपने क्या करना है, आपने कंपैरिजन करना है n1 इज़ लेस देन और इक्वल टू n2, क्योंकि यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन ऊपर उसने लगाई है ये वेयर n2 इज़ ग्रेटर देन n1। ये हर सूरत आपने चेक करना है। तो जो चीज़ उसने जिस पे बाउंड कर दिया वो आपने चेक करना है। तो ये हमने यहाँ पे कंडीशन लगा दी, if n1 is greater than or equal to n2। अगर ये कंडीशन होती है उस सूरत में आपने आगे मूव करना है और फर्दर इसको लेके चलेंगे सेकंड इफ़ में। अच्छा यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आ रहा है इनर इफ़ का, ठीक है। ये इफ़ है, यहाँ से इफ़ की वर्किंग स्टार्ट हो चुकी है और ये इनर इफ़ है। इनर इफ़ में नेस्टेड इफ़ का एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ हो रहा है बेसिकली। इनर इफ़ में हमने लिखा n1 mod n1 mod 2 इक्वल 0, ठीक है। ये कंडीशन हमने लगाई और उसके बाद हमने लिखा आउटपुट n1, ठीक हो गया। अच्छा फर्दर हम आगे गए स्टेप नंबर 5 की तरफ, और यहाँ पे हमने कहा सेट n1 to n1 प्लस 1, ठीक है। और उसके बाद हमने यहाँ पे कहा गो टू स्टेप नंबर 3, और इसके साथ ही ये जो नेस्टेड इफ़ का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे ये मुकम्मल हुआ, ठीक है। आउटपुट में जो भी चीज़ आएगी वो ऊपर उसने यहाँ पे डिस्प्ले करवा दी है। तो प्रोसेस के दौरान ही हम बेसिकली यहाँ पे आउटपुट करवा रहे हैं, और फाइनली ये जो एल्गोरिथम है ये यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। तो इसको हम थोड़ा सा वाजे कर लेते हैं। चलें जी, अब ये समझ उस सूरत में आएगा जब हम इसमें खुद से कुछ डमी वैल्यूज़ जो है वो एंटर करके देखेंगे। तो सपोज़ करें यूज़र ने n1 की वैल्यू एंटर की, हम कह सकते हैं 1, ठीक है। n2 की वैल्यू हम यहाँ पे ले लेते हैं 5। तो यूज़र ने दो वैल्यूज़ प्रोवाइड कर दी।
यूज़र से हमने कहा 2 नंबर्स प्रोवाइड करें, उसने एक नंबर प्रोवाइड किया 1, दूसरा नंबर उसने हमें प्रोवाइड किया 5। अब हमने बेसिकली ये करना है कि 1 से 5 तक जो भी रेंज बन रही है, यानी 1 से 5 तक क्या रेंज बनती है आपकी, 1 से 5 तक रेंज बन रही है 1 2 3 4 5, सिंपल। आपने उस रेंज में जो इवन नंबर्स है ना वो प्रोवाइड करने हैं। अब उसको चेक कैसे किया जा रही है आपने ध्यान से समझना है। सबसे पहली कंडीशन जो यहाँ पे लगी है वो ये है कि आपने ये देखना है, वो जो ऊपर प्रॉब्लम स्टेटमेंट में उसने बताया कि हर सूरत जो वैल्यू है n2 की वो ग्रेटर होनी चाहिए किससे, n1 से। तो यहाँ पे हमने वो कंडीशन लगा दी कि n1 की वैल्यू या तो n2 से स्मॉलर हो या उसके इक्वल हो। सिर्फ उस सूरत में हमने आगे वर्किंग करनी है। इस चीज़ को समझें आप। अगर ऐसा नहीं है तो हम आगे इसको फर्दर प्रोसीड नहीं करेंगे, सिंपल। अगर n2 की वैल्यू सपोज करें n2 की वैल्यू है 1 और n1 की वैल्यू है 5, तो यहाँ पे आके जब वो चेक करेगा तो ये फॉल्स हो जाएगी। जैसे अभी n1 की वैल्यू क्या है 1 और n2 की क्या वैल्यू है 5, यहाँ पे हम आ जाएंगे। तो 1 इज लेस देन और इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू होगी तब ये इस ब्रैकेट में आएगा। यहाँ के फर्दर चेक करेगा n1 mod n2 अच्छा n1 mod n2 जो है हमारे पास क्या वो 0 के इक्वल आ रहा है, तो n1 है हमारे पास 1 और mod 2 जब इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो ये इसका जो रिजल्ट है वो हमारे पास 0 के इक्वल नहीं आएगा। तो ये याद रखिएगा, जब कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, कंडीशन क्या होगी फॉल्स, तो इस सूरत में ये जो आउटपुट है ये डिस्प्ले नहीं करेगा जो आगे उसने लिखा है आउटपुट n1, क्योंकि ये 0 के इक्वल नहीं आया। ठीक है, इस चीज़ को पहले आप यहाँ पे समझ लें। तो फर्स्ट आइट्रेशन पे ये फॉल्स होगी, ये डिस्प्ले नहीं होगा, n1 की वैल्यू आउटपुट में शो नहीं होगी। मैं ऐसा करता हूँ यहाँ पे नीचे आउटपुट भी लिख देता हूँ ताकि इसमें भी किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन ना रहे। यहाँ पे हम आउटपुट लिख लेते हैं। चलें जी, तो उसके बाद ये यहाँ पे आएगा सेट n1 टू n1 प्लस 1। अब वो कहेगा एक वैल्यू आप आगे मूव करना है, तो n1 की अब हमने वैल्यू चेंज कर देनी है। n1 की वैल्यू पहले 1 थी तो ये हो जाएगी 1 प्लस 1, क्या वैल्यू हो जाएगी 2। तो अब n1 की जो नई वैल्यू वो क्या हो जाएगी 2। अब यहाँ पे देखें कि n1 की मैं वैल्यू यहाँ पे अपडेट करने लगा हूँ 2। सेट नोटेशन हमने यूज़ किया ताकि हम उसकी वैल्यू अपडेट करें। अब वो कह रहा है गो टू स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 कहाँ पे था, जहाँ पे ये कंडीशन लगी हुई थी, आउटर इफ लगा हुआ था, यानी कि इस स्टेप पे। अब यहाँ वो दोबारा वापस आ गया। अब यहाँ वो दोबारा से कंपेयर करेगा, n1 इज लेस देन और इक्वल टू 5, n1 की नई वैल्यू क्या है 2, 2 इज लेस देन और इक्वल टू 5, कंपेयर करेगा, कंडीशन ट्रू हो जाएगी तब इस ब्रैकेट में आएगा। उसके बाद वो दोबारा चेक करेगा। अब n1 की वैल्यू है 2, 2 मोर 2 इक्वल टू 0। अब ये जो कंडीशन पहले फॉल्स हो गई थी फर्स्ट राइटेशन पे, ये हो गया यहाँ पे ट्रू, सॉरी ट्रू। अब जब कंडीशन ट्रू होगी तो ये जो आउटपुट है ये यहाँ पे इसको डिस्प्ले करेगा। आउटपुट में क्या आएगा n1 की वैल्यू, n1 की वैल्यू क्या है इस वक्त 2, तो ये आउटपुट में नीचे हमने डिस्प्ले करवा दी। इतनी बात आप समझ रहे हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं। अच्छा, अब फर्दर ये आगे मूव करेगा। अब ये नेक्स्ट वैल्यू की तरफ जाना है, सेट n1 टू n1 प्लस 1। तो अब जो n1 प्लस 1 है, n1 प्लस 1, अब n1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, अब n1 की वैल्यू अपडेटेड है हमारे पास 2। ठीक है, तो ये अब वापस जाएगा, अब 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3। तो n1 की वैल्यू क्या सेट करेगा 3। अब ये देखें यहाँ पे n1 की वैल्यू चेंज हो जाएगी 3। n1 की वैल्यू साथ साथ आपने नोट की है कि चेंज हो रही है। अच्छा, उसके बाद ये वापस जाएगा स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 यहाँ पे है, यहाँ पे इसको दोबारा कंपेयर करेगा। n1 की नई वैल्यू है 3, 3 लेस देन और इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू। यहाँ पे आएगा 3 मोड 2 इज इक्वल टू 0, कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो आउटपुट में n1 डिस्प्ले नहीं करेगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा n1, सेट n1 टू n1 की नई वैल्यू में 1 ऐड कर देगा, तो 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा 4। उसके बाद ये वापस स्टेप नंबर 3 पे आ जाएगा। यहाँ पे n1 की वैल्यू तब तक चेंज हो चुकी होगी 4। यहाँ पे अब दोबारा 4 को कंपेयर करेगा। जब कंपैरिजन करेगा ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, फिर आएगा ब्रैकेट में। यहाँ पे अब 4 को चेक करेगा, 4 मोर 2 इक्वल टू 0, येस 2 2 ज़ार 4, रिमाइंडर 0 आएगा, कंडीशन क्या हो जाएगी ट्रू। जब कंडीशन ट्रू होगी तो आउटपुट में n1 डिस्प्ले करेगा। अब आउटपुट की नई वैल्यू क्या है 4, तो यहाँ पे आउटपुट, सॉरी n1 की नई वैल्यू 4 है तो आउटपुट में क्या आ जाएगा 4। उसके बाद यहाँ पे आएगा सेट n1 टू, अच्छा n1 टू n1 प्लस 1, तो n1 की नई वैल्यू है 4, 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा 5,
अब n1 की नई वैल्यू होगी जी 5, तो ये हम वैल्यू n1 की चेंज कर देते हैं, n1 की वैल्यू होगी 5। उसके बाद वापस स्टेप नंबर 3 पे जाएगा। अब यहाँ पे n1 की वैल्यू हो चुकी है चेंज, यहाँ पे आएगा 5, 5 इज़ लेस देन और इक्वल टू 5, 5 5 से स्मॉलर तो नहीं है लेकिन उसके इक्वल है, यानी कि ये वाला सेगमेंट इसका ट्रू हो रहा है। दोबारा आएगा ब्रैकेट में, यहाँ पे आके चेक करेगा 5 मोर 2 इक्वल टू 0, नहीं, क्योंकि 2 2 ज़ार 4, रिमाइंडर 1 बचा है जो कि 0 नहीं है, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो आउटपुट में n1 की जो नई वैल्यू है 5 उसको डिस्प्ले नहीं करवाएगा। आ जाएगा सेट n1 टू 5, यानी n1 प्लस 1, तो 5 प्लस 1 क्या हो जाएगा 6, n1 की नई वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 6। ठीक है, इसके बाद वापस जाएगा स्टेप नंबर 3 में। अब n1 की नई वैल्यू है 6, 6 इज लेस देन और इक्वल टू 5, बिल्कुल नहीं, 6 ना तो 5 से स्मॉलर है ना ही 5 के इक्वल है। यहाँ पे आके जब ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, उसके बाद ये क्या करेगा, ये जो जितनी ब्रैकेट है, ये जो सारा सेगमेंट है, इस सब को स्किप कर देगा और इसको स्किप करके इधर लेफ्ट साइड पे देखें, स्टेप नंबर 7 क्या है, एंड, और आपका ये जो एल्गोरिथम है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आउटपुट में क्या है, ये दो वैल्यूज़ 2 और 4, तो यही बात हमने कही थी, रेंज हमारी क्या थी 1 से लेकर 5 तक, तो 1 से 5 तक दो इवन नंबर आते हैं 2 और 4, वो उसने क्या किया यहाँ पे आउटपुट में डिस्प्ले करवा दिए, सिंपल। तो ये एक सिंपल सा हमारे पास एल्गोरिथम है अगर आपने एक ख़ास रेंज आउटपुट में डिस्प्ले करवानी हो इवन नंबर्स की या ऑड नंबर्स की। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम बात करेंगे एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम में कि किस तरह से हम किसी एल्गोरिथम को ये चेक कर सकते हैं कि बाज़ औक़ात हमारे पास एक प्रॉब्लम के अगेंस्ट मल्टीपल पॉसिबल सोल्यूशन मौजूद होते हैं। तो अगर ये डिसीजन लेना पड़े कि कौन सा सोल्यूशन ठीक है, तो हम किस बेस पे ये डिसीजन लेंगे, ये कुछ आपको स्टेप्स उसमें उस हवाले से नज़र भी आ रहे हैं। तो इसके लिए हम इस पे डिटेल में बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें आपको बताऊंगा कि कैसे मल्टीपल हमारे पास पॉसिबल सॉल्यूशंस होते हैं, मल्टीपल पॉसिबल एल्गोरिथम्स होते हैं, और उन एल्गोरिथम में से हमें एक एल्गोरिथम सेलेक्ट करना पड़ता है और उसका फर्दर क्या तरीकाकार और क्या मेथड है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।